अध्यांश ने त्रिशिका और अंगद को शिमला के आरोग्य हॉस्पिटल में अश्वी की मुलाकात से लेकर अश्वी का उसके साथ बेंगलोर आने, 3 दिनों तक उसके साथ रहने और कल उनके बीच हुई लड़ाई जिसमें अश्वी का घर छोड़ने तक सब बताया, जिन्हें सुनकर दोनों बहुत नाराज हुए। दोनों में से किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका भाई उन दोनों के लिए एक आदर्श भाई था, ऐसा कुछ कर सकता है। भैया, अब भाभी से यह कैसे कह सकते हैं? हाँ, माना कि उस समय आपने गुस्से में आकर उनकी मर्जी के बिना उनसे ज़बरदस्ती शादी किए थे, लेकिन उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, बड़ी माँ और दादी को क्या जवाब देंगे? सच कहूँ तो आपने उनके संस्कारों का अपमान किया है। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे घर में महिलाओं की पूजा और सम्मान किया जाता है। अरे, हमारे घर में काम करने वाली महिलाएं भले ही नौकरानी हो, लेकिन उनके साथ भी ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि भाभी तो आपकी पत्नी है, हमारे घर की लक्ष्मी है, राजघराने का राजमुकुट। मैं सीधे कह सकती हूँ कि भाभी राजघराने की शान है, और आपने उन्हें ऐसे शब्द इस्तेमाल किए उनके लिए। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अंगद ने एक सांस में अध्यांश से बोलना शुरू किया। अंगद की बात सुनकर अध्यांश का सर झुक गया। त्रिशिका को भी अंगद की बात कहीं न कहीं सच लग रही थी, लेकिन अब इन सब के लिए समय नहीं था, इसलिए उसने अध्यांश के कंधे पर हाथ रखा और आंखों के इशारे से उन्हें चुप रहने को कहा। इससे पहले कि त्रिशिका अध्यांश से कुछ कहती, अध्यांश ने खुद ही बोल दिया, तुम्हारी सभी बातें सच है और मुझे भी अपने किए पर पछतावा हो रहा है। मैं उससे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, लेकिन वह मुझसे नफरत करती हैं। लेकिन मैं उसकी ज़िंदगी को प्यार और खुशियों से भरना चाहता हूँ। अध्यांश उदास होते हुए कहा, भैया, इस बात को भूल जाओ कि भाभी आपसे नफरत करती हैं, क्योंकि अगर वह सच में आपसे नफरत करती तो आपकी शक्ल भी न देखती। भाभी ने आप पर भरोसा किया और शिमला से 2500 किलोमीटर दूर बेंगलोर आ गई। वह आपसे नफरत नहीं करती। भाभी ने ऐसे गुस्से में कहा होगा, इसलिए बात को दिल पे लेने के बजाय यह सोचो कि उन्हें मनाएं कैसे। दिवाली 1 हफ्ते में है। आप पिछले 5 साल से अकेले ही दिवाली मनाते आ रहे हैं, लेकिन अब आप जानते हैं ना कि भाभी कहाँ हैं, इसलिए उन्हें आने के लिए मना ले। इस दिवाली के दिन कुछ ऐसा करें कि आपके घर में लक्ष्मी के कदम पड़ जाएं। बाकी उनका गुस्सा तो यह सही है, हम समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या सहा है। त्रिशिका ने अध्यांश को बहुत प्यार से समझाया। यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब रहस्यमयी मुस्कान थी। अध्यांश अपने ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अंगद जो उसके सामने बैठा था तुरंत उसकी खतरनाक मुस्कान पर ध्यान दिया और वह त्रिशिका से पूछने से खुद को रोक न सका, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? भैया, अब मुझे यकीन हो गया है कि बहुत जल्द मेरी भाभी वापस आ जाएंगी। बहुत जल्द हम उनके साथ होंगे। त्रिशिका ने कहा, ऐसे कैसे? अभी भाई ने कहा है ना, तुमने सुना नहीं? भाभी कभी वापस न आने का वादा करके यहाँ से चली गई हैं, फिर भाभी वापस कैसे आएंगी? अंगद को त्रिशिका की बात बिल्कुल समझ नहीं आई, इसलिए उसने उनसे पूछा, भैया, सच कहूँ तो भाभी मेरे भाई से नाराज़ भी नहीं है। बस भाभी ने जो कुछ भी महसूस किया कल जब भाई नाराज़ हो गए उनसे, तो उन्हें भी अपना दिल खाली करने का मौका मिल गया और उसमें उन्होंने अपने मन की सारी बातें बता दी। वैसे भाई, आपको खुश होना चाहिए कि आपकी पत्नी ने पहली बार आपके खिलाफ शिकायत की है। भले ही उनके दिल में आपके लिए नाराज़गी है, लेकिन कोई भावना तो है और उन्होंने आपके सामने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त कर दी हैं। उनका मन भी हल्का हो गया है, तो आज नहीं तो कल भाभी आपको और आपके प्यार को समझेंगी। इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए और उन्हें प्यार से मनाएं। भाभी निश्चित रूप से वापस आ जाएंगी, त्रिशिका ने आत्मविश्वास से कहा, जिसे सुनकर कहीं न कहीं अध्यांश को भी उम्मीद की किरण नजर आई। त्रिशिका 3 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी, लेकिन वह सबसे तेज भी थी। इससे पहले कि कोई कुछ और कह पाता, अंगद का फ़ोन बज उठा। अंगद ने नंबर देखा और फ़ोन उठाया। सामने वाले से पूछा, क्या उसने वह सामान उस पते पर भेज दिया था? हाँ सर, मैडम को अब तक मिल गया होगा, उधर से कहा। अच्छा, इतना कहकर अंगद ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद जब उसकी नज़र सामने बैठे अपने दोनों भाई बहनों पर पड़ी तो उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अध्यांश और त्रिशिका
मुंह खोलकर और आंखें फाड़कर उन्हें ही देख रहे थे। क्या तुम दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? अंगद ने उन दोनों से तंग आकर पूछा। भाई, क्या उसने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? त्रिशिका ने पूछा। अंगद ने बस इतना ही कहा। हे भगवान, तो अब मुझे एक नहीं बल्कि दो दो भाभियाँ मिलेंगी। ठीक है भैया, मैं आज सचमुच बहुत खुश हूँ। और मान लीजिए कि भाभी के शुभ कदम हैं। तभी मुझे एक और भाभी की खबर मिली, लेकिन मैं अपनी सभी इच्छा पूरी करूँगी। लेकिन अब मैं आप सबकी लाडली हूँ, त्रिशिका ने उत्साह से कहा और खड़ी होकर छोटे बच्चे की तरह नाचने लगी। उसे खरगोश की तरह उछलते कूदते देख अध्यांश और अंगद के चेहरे पर भी हंसी आ गई। त्रिशिका धीरे से, अगर गिरोगी तो चोट लगेगी। अपनी बहन को इस तरह खुशी से नाचते कूदते देखा। भैया, कुछ नहीं होगा। अब मैं आपकी शादी में नहीं नाची तो कम से कम मुझे यही नाचने दो। त्रिशिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। भैया, वह भाभी के बारे में जानकर बहुत पागल हो गई हैं, इसलिए जब वह आएगी तो हमें इसे पागल खाने भेजना पड़ेगा। त्रिशिका को इस तरह पागलों की तरह उछलते देख अंगद ने उसका मजाक उड़ाया। त्रिशिका भी पीछे नहीं हटी। वह अंगद का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम किसके साथ डेट पर जा रहे हो? त्रिशु, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किसके साथ जा रहा हूँ। त्रिशिका के मजाक से अंगद थोड़ा चिढ़ गए। अंगद के गुस्से पर त्रिशिका ने भी गुस्से में कहा, मेरा मतलब तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो। अगर मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊं तो तुम्हें गुस्सा आता है। यह गलत है भाई। एक बार मेरी दोनों भाभियों को आने दो, फिर मैं दिखाऊंगी। मैं उन दोनों को अपनी टीम में ले लूँगी और फिर तुम्हारा बैंड बजाऊंगी। बिल्कुल नहीं। त्रिशिका की बातें सुनकर अध्यांश और अंगद दोनों एक साथ जोर से बोले। अध्यांश और अंगद के इतनी जोर से बोलने से त्रिशिका एक पल के लिए चौंक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। भाई, त्रिशिका ने कहा और वहाँ से चली गई। त्रिशिका को इस तरह गुस्सा होते देख दोनों भाई ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगे। नीचे हॉल में दोनों की हंसी सुनाई दे रही थी। उन दोनों के हंसने की आवाज़ सुनकर नीचे हॉल में बैठी त्रिशिका और भी गुस्सा हो गई। उधर निवांशी के फ्लैट पर दोनों सहेलियां हॉल में बैठी थीं। अस्वी की निगाहें निवांशी के होठों पर टिकी हुई थी। उसके होठों पर एक सवाल निवांशी का जवाब था, हाँ, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अस्वी के सवाल का क्या जवाब दे। निवांशी अभी सोच ही रही थी कि अस्वी के सवाल का जवाब कैसे दे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनकर निवांशी ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें अस्वी के सवालों से बचने का बहाना मिल गया। तभी अस्वी की ओर से बिना देखे दरवाज़ा खोलने के लिए उठी। अस्वी उसे जाते हुए देख रही थी। अस्वी को निवांशी का व्यवहार बहुत अजीब लगा। निवांशी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और देखा कि उसके सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। दरवाज़ा खुलते ही उसने निवांशी से पूछा, मिस निवांशी सूद? हाँ, मैं निवांशी सूद हूँ। उसने डिलीवरी बॉय के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैडम, आपका पार्सल। इतना कहते हुए डिलीवरी बॉय ने निवांशी के हाथ में एक बॉक्स रख दिया। निवांशी को बॉक्स थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने डिलीवरी बॉय से पार्सल भेजने वाले का नाम पूछने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उससे पहले डिलीवरी बॉय वहाँ से गायब हो गया, मानो वह वहाँ आया ही ना हो। निवांशी के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत अजीब था, लेकिन निवांशी ने बाकी सारे विचार एक तरफ रख दिए और बॉक्स लेकर हॉल में वापस आ गई, क्योंकि उसे लगा कि अस्वी अभी भी हॉल में बैठी उसके सवालों का जवाब का इंतजार कर रही है, जहाँ अस्वी उसे ही घूर रही थी। सुनो, मुझे ऑफिस का कुछ काम है, इसलिए डिनर बनाने में देर हो जाएगी। निवांशी ने अस्वी के सवालों से बचने के लिए काम का बहाना बनाया। मैं रात का खाना बनाऊंगी, तुम अपना काम खत्म करो। बस मुझे बताओ कि तुमने रसोई में चीज़ें कहाँ रखी है। अस्वी ने कहा, आज रहने दो आशु, कल से हम साथ में खाना बनाएंगे। चलो आज बाहर से ऑर्डर करते हैं। ठीक है, मैं ऑर्डर कर देती हूँ, तुम पार्सल ले लेना, मैं तब तक अपना काम खत्म कर लूँगी। इतना कहकर निवांशी अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाने के बाद निवांशी ने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया और बॉक्स को बिस्तर पर रख दिया। फिर ऑनलाइन डिनर का ऑर्डर कर दिया और आखिरकार बॉक्स खोला। उस बॉक्स में एक चेरी रेड कलर का लॉन्ग गाउन था, जो निवांशी की पसंद को ध्यान रखते हुए डिज़ाइन किया गया था। उससे मैचिंग ईयर रिंग्स भी थे और एक नोट भी लिखा हुआ था, चेरी के लिए उसका पसंदीदा गाउन। मैं चाहता हूँ कि आप कल रात मेरे साथ डिनर पर आएँ, मेरी फेवरेट गाउन पहनकर।
मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ चेरी। नोट पढ़ने के बाद निवांशी के चेहरे पर खूबसूरत सा स्माइल आ गया। उसने भी कहा, आई लव यू टू माई लव। निवांशी ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। सामने वाले को जैसे पहले से ही पता था, उसने एक ही रिंग में फ़ोन उठा लिया। इसका मतलब तुम्हें मेरा गिफ्ट मिल गया चेरी? फ़ोन उठाते ही सामने वाले ने पूछा। निवांशी ने सिर्फ कहा। आपको पसंद आया? उधर से पूछा। फिर निवांशी ने कहा। चेरी तुम कब से यह कह रही हो? कुछ बोलो भी। हम कल कहाँ जा रहे हैं? इस बार निवांशी और जोर से बोली। यह आपके लिए सरप्राइज है, प्लीज़ मुझे बताओ। अपने सवाल का वैसा जवाब ना पाकर निवांशी ने छोटे बच्चे के जैसे मुंह बनाते हुए पूछा। चेरी, मैंने कहा ना कि यह तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तो जिद मत करो। अगर मैं तुम्हें अभी बताऊंगा तो मेरा सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ कोई जिद नहीं। सामने वाले ने निवांशी को प्यार से समझाया। ठीक है। निवांशी ने फिर पूछा, आप अपने घर पर हमारे बारे में कब बताएंगे? निवांशी ने डरते हुए पूछा। मैं जल्द ही घर पर बात कर लूँगा। एक बार भाई भाभी को घर ले आए, सामने वाले ने कहा। मतलब? निवांशी सोच में पड़ गई। मतलब मैंने कहा कि भैया भाभी को ढूंढ रहे हैं, समझो। भाभी मिल गई है, बस उन्हें मनाना बाकी है। एक बार भाभी मान जाए तो भैया उसे घर ले आएंगे, और भाभी के कदम घर में पड़ते ही भैया से हमारी शादी की बात करूँगा। सामने वाले ने अपनी बात समझाया। निवांशी ने कहा। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों तरफ सन्नाटा था। कुछ मिनटों के बाद निवांशी ने खुद उससे कहा, क्या मैं अब फ़ोन रख दूँ? मुझे अभी डिनर करना है। ठीक है चेरी, बाय, गुड नाइट, आई लव यू। इतना कहकर सामने वाले ने फ़ोन रख दिया। उसने निवांशी का जवाब सुनने का भी इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि वह खुद भी अच्छी तरह से जानता था कि निवांशी कभी भी उसके आई लव यू का जवाब नहीं देगी। उधर आध्यांश भी अपने भाई बहनों व घर के अन्य सदस्यों के साथ रात का खाना खाकर अपने कमरे में बैठा हुआ था। उस समय उसके हाथ में उसका मोबाइल था और वह मोबाइल पर अपनी और अश्वी की कुछ तस्वीरें देख रहा था। ये वही पिक थी जो उसने कुल देवी के मंदिर में जाने से पहले बनाई थी। तस्वीर देखकर अतीत में चला गया। 5 साल पहले अश्वी की मर्जी के बिना उसे ज़बरदस्ती शादी करने के बाद आध्यांश उसी रात फ्रांस चला गया। लेकिन रास्ते में उसने अश्वी पर नज़र रखने के लिए एक खास आदमी को काम पर रखा, जो उसे अश्वी के बारे में बताता। लेकिन अगले ही दिन अश्वी के माता पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और अश्वी उस आदमी की नज़रों से ओझल हो गई। और उसी दिन उसका एक्सीडेंट भी हो गया, जिसके कारण अश्वी कोमा में चली गई। जैसे ही आध्यांश को इस बारे में पता चला, उन्होंने अपने लोगों को अश्वी के खोजने के लिए भेज दिया। लेकिन अश्वी की कोई खबर नहीं मिली, जिसके कारण खुद आध्यांश भी उदास रहने लगा। कहीं न कहीं उसे इन सब में अपनी गलती नज़र आने लगी। यहाँ तक कि उसका दिल भी अश्वी की बेगुनाही की गवाही देने के लिए काफ़ी था। और अपने ही दिल से मजबूर आध्यांश ने खुद को अश्वी का गुनहगार मान लिया। आध्यांश के मन में अफसोस घर करने लगा और उस गिल्ट में आध्यांश ने अश्वी को ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया। लेकिन उस वक्त अश्वी कोमा में थी, इसलिए काफ़ी ढूंढने के बाद भी आध्यांश को अश्वी का पता नहीं चला। आध्यांश ने किसी को नहीं बताया था, लेकिन 1 साल पहले अश्वी से पहली बार मुलाकात में ही वह अपना दिल हार बैठे थे। लेकिन वह अश्वी से अपने प्यार को कबूल करता, इससे पहले ही वह किसी साजिश का शिकार हो गया। और आध्यांश ने गुस्से में आकर वो गलती कर दी, जिसके चलते अश्वी के साथ उनका रिश्ता एक कदम आगे बढ़ने के बजाय 10 कदम पीछे चला गया। जिस तरह से उसने अश्वी को परेशान किया था, उसके दिल को ठेस पहुंचाई थी, उसकी सज़ा आध्यांश खुद को दिया। उसने खुद को काम में डुबो दिया। वह 24 घंटों में से 20 घंटे काम करते थे और बाकी 4 घंटे अकेले रहते थे। आध्यांश ने अपने परिवार से भी सारे संपर्क तोड़ दिए। अश्वी के साथ हुए अन्याय और अपने गिल्ट को याद न रखने के लिए उसने खुद को व्यस्त रखा। पूरा दिन उसका काम में बीत जाता था, लेकिन रात को भी यही हाल था। बिस्तर पर गिरते ही आध्यांश को नींद आने के बजाय अश्वी का रोता हुआ चेहरा दिखाई देता। उसके आंसुओं ने आध्यांश को सोने नहीं देता। लगातार खुद को काम में व्यस्त रखने के कारण आध्यांश की हालत बिगड़ने लगी। लेकिन फिर भी आध्यांश शांत नहीं हुआ और इसी तरह खुद को काम में व्यस्त रखे। ऐसे ही 1 साल बीत गया।
अध्यांश की ऐसी हालत अजर्व से देखी नहीं गई, इसलिए उसने अंगद को बुलाया और अध्यांश की बिगड़ती स्थिति के बारे में बताया। अध्यांश और अस्वी की शादी में शामिल हुए थे अंगद, लेकिन उन्होंने अस्वी का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि शादी के वक्त वह हवेली से बाहर खड़ा था, इसलिए उसने अस्वी का चेहरा नहीं देखा। लेकिन उसे अपने भाई की शादी के बारे में पता था। अंगद को पता था कि उसके घर में केवल एक ही व्यक्ति है जिसे अध्यांश सब कुछ मानता है, वह उसकी बहन त्रिशिका है। और इसलिए अंगद ने अंतिम उपाय के रूप में त्रिशिका को अध्यांश की शादी और उसके बाद अध्यांश ने अपनी पत्नी के साथ जो कुछ भी किया उसके बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि अब उन्हें गलती महसूस हो रही है और यही वजह है कि वह अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करके खुद को सजा दे रहे हैं। त्रिशिका को यह जानकर बहुत गुस्सा आता है कि अध्यांश ने एक लड़की के साथ इतना गलत किया है, लेकिन यह जानकर कि उसे पछतावा है, उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। उसे अध्यांश की चिंता भी सताने लगी। अध्यांश की चिंता में त्रिशिका ने अपना गुस्सा एक तरफ रख दिया और अध्यांश की सेहत के बारे में सोचा और साथ अंगद के साथ मिलकर कुछ प्लान बनाया। प्लान के अनुसार अजर्व ने अध्यांश को फ़ोन करने के बजाय अंगद से फ़ोन करवाया और उसे बताया कि त्रिशिका बहुत बीमार है। त्रिशिका अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी बीमारी के बारे में जानने के बाद अध्यांश एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं रहेगा और दौड़कर उसके पास आएगा। और वैसा ही हुआ। जैसा कि अजर्व ने अध्यांश को बताया कि त्रिशिका बहुत बीमार है और वह अध्यांश के बिना अपना इलाज नहीं करा रही है। उसने अजर्व को भारत जाने के बारे में कहा क्योंकि उसके पास पहली फ्लाइट लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और अध्यांश फ्रांस से भारत आ गया। अंगद और त्रिशिका राजवंश बंगले के बजाय राजवंश मेंशन में रुके ताकि परिवार में किसी को कुछ पता न चले। उस समय अस्वी मेंशन का नाम राजवंश मेंशन था। अजर्व को पहले से ही पता था कि अंगद और त्रिशिका नंदी हिल्स की हवेली में है, इसलिए अजर्व ने एयरपोर्ट से कार सीधे नंदी हिल्स के लिए ली। अध्यांश ने कारण भी पूछा, परंतु अजर्व ने सिर्फ इतना कहा कि अंगद ने उनसे ऐसा करने को कहा था। अंगद का नाम सुनकर अध्यांश ने और कुछ नहीं पूछा और पूरे रास्ते वह बस त्रिशिका की चिंता करता रहा। अस्वी हवेली में अध्यांश ने पहले से ही अपने दोनों भाई बहनों का बेडरूम बना रखा था। उस समय त्रिशिका अपने बेडरूम में बिस्तर पर बैठी हुई थी और अंगद भी उसके बगल में बैठा था। तभी अध्यांश घर पहुंचा। त्रिशिका ने कार की आवाज़ सुनी और महसूस किया कि उसका भाई आ गया है और इसलिए वह अंगद का सहारा लेकर बिस्तर पर सो गई। थर्मामीटर को गर्म पानी में डुबोकर पारा 106 डिग्री पर लाया और प्याज की मदद से शरीर में गर्मी लाई। घर पहुंचते ही कार रुकते ही अध्यांश कार से बाहर निकला और त्रिशिका के पास पहुंचने के लिए दौड़ने लगा। अध्यांश त्रिशिका के बेडरूम की ओर भागा। बेडरूम में सब कुछ पहले से ही व्यवस्थित था। त्रिशिका का मुंह ऐसे लटक गया जैसे वह बहुत बीमार हो। सामने अंगद भी चेहरे पर उदासी के भाव लिए बैठा हुआ था। अध्यांश के कहने पर त्रिशिका को दवा लेने पड़े, इसलिए विटामिन की गोलियां पहले से ही वहां बगल में रख दी गईं। प्रिंसेस, तुमने अपनी यह कैसी हालत बना ली है और यह कैसी जिद है? अगर तुम दवा नहीं लोगी तो तुम कैसे ठीक हो जाओगी? जैसे ही वह त्रिशिका के पास आकर बैठा, अध्यांश ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और चिंता से बोला। उसके चेहरे पर सचमुच अपनी बहन के लिए चिंता झलक रही थी। हाँ भाई, अब तुम ही समझाओ। मेरी किसी बात का असर नहीं होता, बस जिद पकड़ के बैठी है कि जब तक मेरा भाई नहीं आएगा मैं दवा नहीं लूँगी। अंगद बात को सच दिखाने के लिए त्रिशिका की झूठी चिंता दिखाई। प्रिंसेस, जिद छोड़ो और दवा ले लो प्लीज। अंगद की बात सुनकर अध्यांश ने त्रिशिका को दवा अपने हाथों से ली और त्रिशिका के सामने रख दी, लेकिन त्रिशिका ने दवा लेने के बजाय उसका हाथ झटक दिया। ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? वह गुस्सा हो गया और ऊंची आवाज़ में पूछा। मैं भी तो यही कह रही हूँ भाई, आपको क्या हो गया है? त्रिशिका ने जवाब देने के बजाय जवाब में वही सवाल पूछा। अध्यांश ने जवाब में कुछ नहीं कहा। अध्यांश की चुप्पी देखकर त्रिशिका नहीं रुकी और जोर जोर से बोलने लगी। भाई, आपने एक लड़की के लिए अपनी क्या हालत बना ली है? आप चाहते हो कि मैं दवा लूं? तो आपको पहले दवा लेनी होगी। मैं आपके दवा लेने के बाद ही दवा लूँगी, क्योंकि आपको मुझसे ज़्यादा दवा लेने की ज़रूरत है। त्रिशु, तुम यह सब समझने के लिए बहुत छोटी हो। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है।
अध्यांश ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, ताकि उसकी आंखों में यह बात न दिखे कि वह झूठ बोल रहा है। जरूरत है भाई, आपकी जरूरत है आपके दिल को, धड़कन की जरूरत है आपके शरीर को, आपकी आत्मा की जरूरत है आपको जीने के लिए। लेकिन आपने अपने धड़कन आत्मा से जीने की वजह छीन ली है। ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो, तुम मर जाओगे। त्रिशिका भी कहाँ हार मानने वाली थी। त्रिशिका की बातें सुनकर अध्यांश गुस्सा हो गया और थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की नहीं, और प्लीज मेरे काम से दूर रहो। तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है कि ये सब बातें समझ सके। अध्यांश ने आज से पहले त्रिशिका से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, तो आज उसकी आवाज़ इतनी तेज हो गई थी। उसे सुनकर एक पल के लिए वह डर गई, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए उसने अध्यांश से नजरें मिलाई और बोली, आप सही कह रहे हो भाई। मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे समझ सकूं, लेकिन मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ कि मुझे समझ ना आए कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और मैं अपने भाई को कभी भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालने दूंगी। जिसके कारण भाई की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बोलते समय उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था, लेकिन साथ ही एक रहस्यमयी मुस्कान। त्रिशिका की बातों ने अध्यांश को चौंका दिया। तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने क्या किया है? त्रिशिका की बातें समझ में न आने पर अध्यांश ने उससे पूछा, मेरा मतलब है मैंने उस लड़की के बारे में सारी जानकारी अपने तरीके से एकत्र कर ली है, और अभी वह यही बेंगलोर शहर में है। जिसके कारण आप खुद को इस तरह बर्बाद कर रहे हैं, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और वह इसलिए मैंने उसे सज़ा देने के लिए आदमी भेजे हैं। त्रिशिका ने अपने चेहरे के भाव कठोर होते हुए कहा। अपनी बहन के चेहरे पर खतरनाक भाव देखकर अध्यांश को भी डर लगने लगा। त्रिशिका से डरते हुए पूछा, कैसी सज़ा? मौत, त्रिशिका ने एक शब्द में कहा। यह सुनकर अध्यांश 2 कदम पीछे हट गए। उसके पैरों के नीचे मानो जमीन खिसक गई। ऐसा लगा मानो उसकी हृदय की गति रुक गई हो। उस एक शब्द मौत को सुनकर अध्यांश का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? उन लोगों को अभी के अभी वापस बुलाओ जिसे तुमने भेजा है। अगर उसे एक खरोच भी आई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अध्यांश को इतना गुस्से में देखकर त्रिशिका शांत रही और परेशान होकर अध्यांश से कहा, माफ़ करना भाई, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? समस्या क्या है? मैं उन लोगों को रोकने के लिए कह रहा हूँ। अध्यांश अभी भी गुस्से में था, क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि जब मैं आपको बताऊंगी तो आपकी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह ही होंगी, और आप निश्चित रूप से मुझे उन लोगों को रोकने के लिए कहेंगे, और इसलिए मैंने उन लोगों को पहले ही कह दिया है कि वो मेरा फ़ोन ना उठाएं और अपना काम करें। त्रिशिका मानो अध्यांश के गुस्से की कोई परवाह ही नहीं थी, बेपरवाही में जवाब दिया। त्रिशिका की बातें सुनकर अध्यांश का सर झनझनाने लगा। उसका दिल भारी हो गया, मानो उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। उसकी सांस फूलने लगी। अध्यांश मन में ही बड़बड़ाने लगा, नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी वजह से वह पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है। मेरी वजह से उनसे पहले ही बहुत कुछ छीन लिया गया है। लेकिन बस इतना ही, अब नहीं। उस वक्त उसकी आंखें नम थी और आंसुओं में डूबा हुआ था, लेकिन उसने अपनी आंसू रोक लिए और बुदबुदाते हुए अध्यांश ने त्रिशिका की ओर मुँह किया। मुझे उसका पता बताओ, मैं खुद चला जाऊंगा उसे बचाने। त्रिशिका ने कोई उत्तर नहीं दिया। त्रिशिका की ओर से कोई जवाब न मिलने से अध्यांश असमंजस में पड़ गया। उसने त्रिशिका का हाथ पकड़कर बोला, मुझे जवाब दो, तुम चुप क्यों हो? मुझे बताओ उसका पता क्या है? इतना बोलते बोलते आखिरकार अध्यांश की आंखों से आंसू बह निकले। अपने भाई को ऐसे हालत में देखकर अंगद भी बहुत दुखी हुए, लेकिन त्रिशिका के चेहरे पर दुख की कोई रेखा नहीं दिखी। वो अब भी मस्त मौला बनी बैठी थी। मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मैं तुम्हें उसका पता भी बता दूं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक तुम उस तक पहुंचोगे तब तक सब कुछ उसका ख़त्म हो चुका होगा। हो सकता है अब तक उसका सारा काम खत्म हो चुका हो। वह आगे कुछ बोल पाती, अध्यांश चिल्लाया, बहुत हो गया त्रिशिका राजवंश, तुम्हारे मुंह से अब और कोई शब्द नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहती ही अध्यांश का चेहरा आंसुओं से भीग गया।
उसने त्रिशिका के दोनों हाथ पकड़ लिए और उनसे कहा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा वह चेहरा देखोगे जो मैं अपने परिवार को कभी नहीं दिखाता। अध्यांश ने त्रिशिका की बाहों के किनारे पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और एक झटके से उसे छोड़ दिया, जिससे त्रिशिका बिस्तर पर गिर गई। अध्यांश ने त्रिशिका को छोड़कर बाहर जाने के लिए अपने पैर उठाए, लेकिन त्रिशिका ने पहले ही पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उस वक्त त्रिशिका की आंखों में भी आंसू थे। अध्यांश की आंखों में देखकर उसने पूछा, क्यों भाई? अगर वो आपके पास नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? आप उनसे नफरत करते हैं तो आप उनके लिए रो क्यों रहे हैं? उनके जीने या मरने से क्या फर्क पड़ता है भाई? क्यों? त्रिशिका ने जब अध्यांश से पूछा कि अस्वी की जिंदगी और मौत से क्या फर्क पड़ता है, तब अध्यांश ने चिल्लाकर जवाब दिया, मुझे फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ। आज से नहीं, बल्कि मैं उनसे पिछले साल से प्यार करता हूँ और मैं अपनी उसी प्यार की कसम खाता हूँ कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर अध्यांश ने त्रिशिका के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और वहाँ से जाने लगा, लेकिन कमरे से बाहर निकलने से पहले ही त्रिशिका के शब्द उसके कानों में गूंज गए, उन्हें कुछ नहीं हुआ, मैंने किसी को नहीं भेजा, इसलिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। त्रिशिका की बातें सुनकर अध्यांश और अंगद आश्चर्य हो जाते हैं और उसे संदेह भरी नज़रों से देखने लगा। त्रिशिका को जैसे ही उन दोनों की संदिग्ध नज़रों का एहसास हुआ, उसने भी उनकी तरफ देखा और बोली, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने सच में सोचा था कि मैं अपनी भाभी को नुकसान पहुंचाऊंगी? सच में? इतना कहकर त्रिशिका थोड़ा रुक गई और फिर नकली गुस्से से बोली, भाई तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मैं अपनी भाभी को मारने की कोशिश भी कैसे कर सकती थी? अरे भाभी ननद की दोस्त होती है और मैं अपने ही दोस्त को कैसे हानि पहुंचा सकती हूँ? और मैं अपनी भाभी को अपने भाई से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। अध्यांश सिंह राजवंश के जीवन को नुकसान पहुंचाकर राक्षस को जगाना पसंद नहीं है। त्रिशिका हंसने लगी। अध्यांश और अंगद दोनों भाई हंसते हुए उसे घूरने लगे। त्रिशिका की हंसी रुक गई जब उसने अध्यांश और अंगद की आंखों से घूरते हुए खुद को देखा। उसी समय अध्यांश उसके पास आया और उससे पूछा, वह सचमुच ठीक है ना? उसे कुछ नहीं हुआ है ना? हाँ भाई, भाभी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अचानक त्रिशिका बोलते बोलते रुक गई। लेकिन क्या? कुछ कहो। त्रिशिका को इस तरह सस्पेंस क्रिएट करते हुए देख अध्यांश दंग रह गया। लेकिन भाई मुझे नहीं पता कि भाभी कहाँ है। मैंने झूठ बोला कि मेरे पास भाभी का पता है, त्रिशिका ने डरते हुए कहा। यह जानकर कि त्रिशिका ने झूठ बोला है, अध्यांश का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था, फिर से भड़क गया। झूठे, तुमने झूठ बोला? तुम क्या सोचते हो यहाँ कोई मजाक चल रहा है? जो तुम्हारे मन में आएगा वही करोगी। अध्यांश को इतना गुस्से में देखकर त्रिशिका भी थोड़ा गंभीर होकर बोली, मजाक? हाँ भाई, यहाँ तो मजाक चल रहा है। और वह मजाक आपने नहीं, भाभी से ज़बरदस्ती करके शादी मैंने किया था। नहीं, शादी के बाद भाभी को मैंने ही छोड़ा है। शीशे के पास जाओ और अपने आप को देखो। यह मेरा भाई नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा भाई एक बिजनेस टाइकून है, अध्यांश सिंह राजवंश, जिसका नाम न केवल भारत में बल्कि पूरे दुनिया में जाना जाता है, जो लोगों को कांपने पर मजबूर कर देता है, जो सिर्फ जीतना जानता है, जिसने कभी हार नहीं सीखा। लेकिन मेरे सामने जो शख्स खड़ा है वह एक खोया हुआ आशिक है। और भाई, हारा हुआ वह होता है ना जो गलत होता है। तो क्या आप गलत है? त्रिशिका के सवाल सुनकर अध्यांश ने एक पल के लिए सोचा, क्या मैं गलत हूँ? क्या मैंने उनके साथ कुछ गलत किया है? लेकिन अगले ही पल उसने अपने सारे विचार झटक दिए और कहा, नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, वह गलत है, उसने गलत किया है और इसलिए मैंने उसे सजा दी है। गलत भाई, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि भाभी गलत नहीं है। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि भाभी गलत है, लेकिन भाभी भी गलत नहीं है, वह सही है। मैंने उसे नहीं देखा, मैं उनसे नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है कि आप कभी गलत नहीं हो सकते। और अगर मेरा भाई गलत नहीं है तो उसकी पसंद कैसे गलत हो सकती है? क्या वह गलत हो सकती है? त्रिशिका ने तुरंत अस्वी पर लगे सारे आरोप से इनकार करते हुए कहा। त्रिशिका की सारी बातें सुनकर अध्यांश भी हैरान रह गया।
अंगद को भी त्रिशिका की बात सच लगी। तभी उसने उसका समर्थन करते हुए कहा, हाँ भाई, त्रिशिका सही कह रही है। क्या तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है कि तुम कभी गलत नहीं हो सकते? तुम भाभी को सजा देना चाहते थे, लेकिन तुम खुद सजा ले रहे हो। बस इतना ही काफ़ी है। अंगद और त्रिशिका की बातें सुनकर अध्यांश घुटनों के बल गिर पड़ा। उन दोनों की बातों का सीधा असर उसके दिल पर हुआ। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने खुद पर गुस्सा आया। अध्यांश ने सर हिलाया और खड़े होकर त्रिशिका को गले से लगा लिया। अंगद ने भी उन दोनों को गले लगा लिया। कुछ देर वहीं खड़े रहे, फिर बाद में तीनों अलग हुए, लेकिन वही अध्यांश के चेहरे पर उदासी छा गई। वह मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी। वह मुझसे नफरत करती है। मैंने उनकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी है। वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। अध्यांश की बात सुनकर त्रिशिका उसके पास आई और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, तो आपको क्या लगता है कि उन्हें आपको माफ़ कर देना चाहिए? आपने उनके साथ जो किया है, उसके बाद आपके प्रति उनकी नाराज़गी और नफरत सही है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि आप उन्हें मनाए ही नहीं। और मुझे यकीन है कि अगर आप भाभी को प्यार से मनाएंगे तो वह आप पर यकीन ज़रूर करेंगी और आपको माफ़ कर देंगी। और उन्हें समझाने के लिए सबसे पहले आपको भाभी को ढूंढना होगा। तो जाओ और भाभी को ढूंढो। जैसे ही त्रिशिका ने अपनी बात रखी, अंगद उछल पड़े। उस दिन से अध्यांश ने अस्वी को खोजने के लिए काम शुरू कर दिया। उसने अपने सभी लोगों को इस काम में लगा दिया, लेकिन उसे अस्वी के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। और कहाँ से मिलती, क्योंकि निहाल पहले ही अस्वी को कोमा की हालत में ही शिमला ले आया था और उसने अपने ही घर में अस्वी के लिए पूरा कमरा हॉस्पिटल बना दिया था। अस्वी को खोजते खोजते आधा साल और बीत गया, लेकिन उन्हें अस्वी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हर सुबह अध्यांश इसी आशा के साथ उठता कि आज उसे अस्वी के बारे में पता चलेगा, और हर रात इसी उम्मीद में कटती थी कि आज भले ही कुछ पता ना चला, लेकिन कल उसे अस्वी के बारे में ज़रूर कुछ पता चलेगा। इसी तरह 3.5 साल और बीत गए, लेकिन अस्वी का कहीं पता न चला। आखिरकार अस्वी की मुलाकात उनसे शिमला में हुई। इस कहानी का आगे का भाग सुनने के लिए कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही आप लोगों से एक बात कहनी थी, मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इसलिए मैं कहानी को कंटिन्यू तो रख रही हूँ, लेकिन इसका ड्यूरेशन नहीं बढ़ा सकती। इसलिए आप लोग माफ़ कीजिएगा और कहानी के साथ बने रहिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए।